अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो ये रीज़न दिए आपको चूज़ करना है ऑप्शन में से। तो पढ़ते हैं, टाइमली डिसीजन ऑफ सोल प्रोप्राइटर हेल्प हिम या हर टू टेक एडवांटेजेस ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी एज एंड व्हेन दे आर अराइज। सोल प्रोप्राइटर सिंगल एक पर्सन है जो खुद ही बिजनेस को हैंडल कर रहा है। तो अगर वो टाइमली डिसीजन लेता है, जैसे ही मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आई और सोल प्रोप्राइटर टाइम पे डिसीजन ले लेता है, तो वो आगे बढ़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी इजिली स्टार्टेड और डिसॉल्व एट एनी टाइम विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी। भाई अकेला पर्सन है जो अपनी एक कंपनी चला रहा है, ठीक है, जिसकी खुद की एक कंपनी है या फर्म है, खुद कभी भी वो उसे स्टार्ट करे, कभी भी उसे डिसॉल्व मतलब उसे एंड कर दे। तो स्टार्टिंग और एंडिंग उसके खुद के हाथ में होती है और ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती, लीगल फॉर्मेलिटी भी बहुत कम होती है। दोनों सही बात है। तो बोथ असर्शंस ए और आर रीज़न, ये बात और ये दोनों ही ठीक है और आर इसका रीज़न नहीं है, नोट एक्सप्लेनेशन। देखिए इसमें बात कर रहा है टाइमली डिसीजन लेने की, यहाँ बात कर रहा है फर्म को चलाने और बंद करने की। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, है सोल प्रोप्राइटर से कनेक्टेड, लेकिन इस बात की पुष्टि ये नहीं कर रहा। ये चीज़ें जो यहाँ से कनेक्ट नहीं होती ना, ये पार्ट, तो फिर समझ लो कि ये नोट एक्सप्लेनेशन वाला आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं तो आप इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें मैच नहीं कर रही, तो इसकी वजह से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट कंट्रोल कर लेते बिजनेस को? ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनर नहीं होते, ठीक है, तो ये गलत है। तो आपका ऐसा ऑप्शन ढूंढना जिसमें पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और उसका रीजन ये गलत है, ठीक है, तो आपको सी आंसर राइट। पर्सनल असेट्स ऑफ द पार्टनर मे बी यूज्ड टू पे ऑफ बिजनेस डेप्ट इन केस ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ बिजनेस असेट्स हैं, तो उनको पूरा करने के लिए बिजनेस की असेट्स को बेच दिया जा रहा है, ठीक है, उठा के, तो वो कम पड़ रही हैं। मान लो लॉस है भाई, 5 लाख का आपका बिजनेस का लॉस हो गया है और 4.5 लाख बिजनेस के पास आपके पास एसेट्स हैं, तो ये बताइए अब जो 50,000 का और लॉस है उसकी भरपाई कहाँ से होगी? उसकी भरपाई पार्टनर की पर्सनल असेट्स, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ मैं, पर्सनल असेट्स बेच के होगी। असेट्स को कब बेचने का राइट होता है? पर्सनल असेट्स तब बेची जा सकती है जब पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड लायबिलिटी का कि पार्टनर ने इस तरह की लायबिलिटी अपने सर पे उठा रखी है कि अगर बिजनेस में लॉस हो जाए तो उसकी जो बिजनेस की असेट्स तो बिकेंगी, जो बिजनेस में उसका हिस्सा है, साथ के साथ वो अपने पर्सनल यानी घर मकान को भी बेच सकता है उस लॉस को पूरा करने के लिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी खतरनाक होती है, ठीक है, कई टाइम पे बंदा सड़क पे आ जाता है, तो इसकी वजह से ये रीज़न ठीक है, आर की वजह से असर्शन ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और आर इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। असर्शन ए और आर ठीक है तो ट्रू आंसर है, आर इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैस इज अ फाइनेंस ऑफ बाय द गवर्नमेंट थ्रू अलोकेशन ऑफ फंड इन द एनुअल जनरल बजट ऑफ पार्लियामेंट। फाइनेंस गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, ठीक है, फंड भी गवर्नमेंट दे रही है, एनुअल जनरल बजट पार्लियामेंट से पास करके दिया जा रहा है। किस तरह की कंपनी होगी जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट आपको फंड देगी, तो गवर्नमेंट किस पे करेगी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए, गवर्नमेंट कंपनी या नन ऑफ दीज। अब आपको कंफ्यूजन यहाँ होगी गवर्नमेंट कंपनी में, तो गवर्नमेंट अपनी कंपनी के लिए नहीं करती, ठीक है, फंड पार्लियामेंट से बिल पास किया जा रहा है और बांटा जा रहा है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के टाइम पे ये किया जाता है। जैसे कि रेलवे आपका बेस्ट एग्जाम्पल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए, पार्लियामेंट से बिल पास करके बजट लिया जाता है, तो यही होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि बिजनेस के ओनर अलग है, ठीक है, और बिजनेस अलग है, यानी कंपनी अलग है और ओनर अलग है। जब बिजनेस का ओनर अपनी कैपिटल लगाएगा तो बिजनेस में लगाई हुई पैसा उसकी लायबिलिटी बन जाएगा बिजनेस के लिए, ठीक है, तो यही होती है। पूछ रहा डज नॉट हैव, किस में नहीं होती? गवर्नमेंट कंपनी में जितने भी आप देखोगे होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी नहीं होती, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो अंडरटेक की हुई है, ऐसे कंपनी जो गवर्नमेंट ने ली हुई है, डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, गवर्नमेंट इस के लिए सारे खर्चे कर रही है, तो रेलवे हो गया जैसे, तो ये सी नोट पूछा है। बाकी स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, ये सब होते हैं, ठीक है, तो नोट पूछा है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आ जाएगा। अंडर दिस टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंटली ओन्ड बाय 2 और मोर पार्टीज। जब किसी बिजनेस को 2 या 2 से अधिक मिलकर पर्सन चला रहे हैं, जॉइंट वेंचर मतलब पैसा लगा रहे हैं कैपिटल और मिलके ही रिस्क उठा रहे हैं, ठीक है, तो इज विद द एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, और एग्रीमेंट पार्टीज के अंदर जो हुआ है तो वो क्या है? इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, या बोथ या नन ऑफ दीज। देखिए इक्विटी बेस्ड है, इक्विटी बेस्ड क्यों है? कॉन्ट्रैक्ट की तो कहीं बात ही नहीं की हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्या कि जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेट बिजनेस एंटिटी है,
अलग अलग बिजनेसमैन हैं, ठीक है। अगर अलग अलग व्यक्ति जुड़े होते तब तो वो पार्टनरशिप हो जाती। यहाँ पे सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, अलग अलग बिजनेसमैन है जो दो या दो से अधिक पार्टी हैं जो जुड़े हैं, इन जिनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है पार्टीज के बीच में, तो जॉइंट वेंचर है। तो ये कैसा है? इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं आई हुई है। पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर फर्म एंड अ प्राइवेट सेक्टर फर्म ऐसा लगा हो, ठीक है, और जिसका मालिक गवर्नमेंट हो। ये पब्लिक कंपनी होती है जिसको प्राइवेट लोग मिलकर चलाते हैं, ठीक है, प्राइवेट पर्सन मिलकर चला रहा है। पूछा क्या है कि अगर एक पब्लिक फर्म है और प्राइवेट फर्म दोनों मिल जाएं तो दोनों के बीच में अगर एक पार्टनरशिप हो जाए तो क्या है? तो सिंपल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। भाई पब्लिक और प्राइवेट दोनों के बीच पार्टनरशिप होगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये तो बहुत आसान है याद रखना, ठीक है। पार्टनरशिप में फर्मों के बीच में नहीं, पर्सन्स के बीच में पार्टनरशिप होती है, पर्सन के बीच में, फर्म के बीच में नहीं होती। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब जुड़ते हैं तो पार्टनरशिप होती है। तो ये तो होगा नहीं। जॉइंट वेंचर में दो सेपरेट पर्सन मिलते हैं, बिजनेसमैन मिलते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तो फर्म मिल रही है, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक फर्म मिल रही है। तो ग्लोबल एंटरप्राइज तो पूरे वर्ल्ड से आप कनेक्ट हो जा रहे हो, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बचा। डैश इज ए सुटेबल व्हेन नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी वाले डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट अपने पास रखती है, ठीक है, ताकि सरकार उसकी सेफ्टी रख सके। जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक है, एटम बॉम्ब हो गया, एटम पावर, जितने भी हमारे बॉम्ब वगैरह बनाने की क्षमता है, तो इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ताकि लोग आपस में लड़ने मरने के लिए इनका यूज़ ना करें। तो ऐसी चीज़ों के बारे में क्या है? स्टैचुरी कॉर्पोरेशन तो नहीं है, वैधानिक। क्या ये सिर्फ वैधान है? वैधानिक क्या होता है? जो लीगल एक्ट के अकॉर्डिंग बना हो। अंडरटेकिंग है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, ठीक। ग्लोबल एंटरप्राइज आर नोन एज। ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है? जब आप वर्ल्ड में जुड़ जाते हो, वर्ल्ड में कई कंट्रियों में आपका बिजनेस फैल जाता है, ठीक है। यानी जैसे आपका इंडिया में भी बिजनेस है, जापान में भी है, ठीक है, और यूएसए में भी है। तो जब आपका बिजनेस इतने देशों में फैल जाता है तो मल्टीनेशनल कंपनी, अलग अलग देशों में फैला हुआ है तो मल्टीनेशनल कंपनी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको ना सुपर नेचुरल कंपनी कहना भी गलत नहीं होगा। अगर ऑप्शन में दोनों दिखे तब तो आप यही कर देना। अब यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा तो एमएनसी लगा दोगे आप, ठीक है। इसको एमएनसी भी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी शॉर्ट फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की मेरिट, मेरिट मतलब कोई अच्छी बात या गुण या लाभ बताइए, ठीक है, गुण या लाभ बताना है उसका। तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन हमें पहचान नहीं हो रही कि ये सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ही होती है। फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, फ्रीडम तो नहीं होती भाई। जब गवर्नमेंट पैसा लगा रही है तो गवर्नमेंट कंट्रोल भी करेगी, तो फ्रीडम कहाँ बचा। ऑटोनोमस सेटअप, ऑटोनोमस होता है जो खुद का फंड यूज़ करे, खुद के डिसीजन ले। जब फंड ही आपको गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, फंड पैसा गवर्नमेंट लगा रही, गवर्नमेंट डिसीजन ले रही, तो ऑटोनोमस काहे के हुए। तो बचा आंसरेबल टू पार्लियामेंट। हाँ, ये होगा कि आपको हर चीज़ के लिए पार्लियामेंट यानी संसद को जवाब देना है, क्योंकि आपके लिए जो फंड आया था ना, पैसा आया था गवर्नमेंट ने, वो भी ग्रांट किया था, यानी लिया था पार्लियामेंट से बजट पास करवाते, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो पैसा लगाया वो भी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से परमिशन लेकर बजट लगा के किया। तो यहाँ आंसरेबल भी आप उसी के लिए जो पैसा फंड लगा रहा है, तो आंसरेबल टू इन विच फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अ प्राइवेट इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बिकम अ शेयर होल्डर। पब्लिक डिपॉजिट अंडरटेकिंग की बात हो या प्राइवेट इंडिविजुअल हो, किस में शेयर होल्डर बन सकता है? स्टैचुरी कॉर्पोरेशन में, गवर्नमेंट कंपनी में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नन ऑफ। पब्लिक सेक्टर को भी प्राइवेट को भी जो शेयर होल्डर बन सकता है, तो कौन सी कंपनी होगी? तो गवर्नमेंट सबका वेलकम करती है, तो गवर्नमेंट कंपनी में एक पब्लिक भी और प्राइवेट पर्सन भी शेयर होल्डर बन सकता है, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। डैश इज स्टैब्लिश अंडर ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग आपको परमिशन लेके कोई कंपनी बनानी पड़े ना, उसको क्या कहते हैं? जैसे कंपनी एक्ट 1956, अब तो 2013 एक्ट नया आ गया है, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद होने चाहिए हमेशा। तो जब ऐसी बात आ जाए कि एक्ट के पार्लियामेंट से परमिशन लेके कोई बनाया जा रहा है, तो अंडरटेकिंग तो होगी नहीं, गवर्नमेंट कंपनी भी नहीं होती कि लीगल विधान के अनुसार बनाया जाए, तो स्टैचुरी कंपनी कॉर्पोरेशन कहलाती है। तो स्टैचुरी कॉर्पोरेशन जब बात आएगी, याद रखना एक ही वर्ड से, जब पार्लियामेंट से कोई स्पेशल एक्ट लेके बनाया जा रहा है तो स्टैचुरी, कानून के अनुसार बनाई हुई कंपनी, स्टैचुरी, वैधानिक, लीगल कंपनी। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इन इंडिया, गवर्नमेंट कंपनी के केस में इंडिया में शेयर्स आर बॉट इन द नेम ऑफ। इसके नाम को कहाँ से लाया गया? तो प्राइम मिनिस्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में इंडिया में तो क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इज इंजॉय बाय, मैक्सिमम डिग्री ऑटोनॉमी की इंजॉय की जाती है गवर्नमेंट कंपनी द्वारा, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। भाई आपके खुद के फंड है, खुद की ही चल रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ होगी, अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट में तो नहीं होती, पार्लियामेंट से आप पैसा लेते हो उनकी चलते, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी नहीं है, नन ऑफ दीज में नहीं। बचा क्या, गवर्नमेंट कंपनी है, ऑटोनॉमी इंजॉय करती है सबसे ज़्यादा। गवर्नमेंट की में कौन इंटरफेयर कर देगा, गवर्नमेंट में तो अपनी अपनी चलाएगी भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको आरबीआई भी बोलते हैं, 1935 में स्टैब्लिश एक्ट, ठीक है। और एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किसके हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, नन ऑफ दीज। क्या है ये, किस चीज़ के एग्जाम्पल है, तो ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है। आरबीआई की स्थापना क्यों हुई थी, नोट छापने के लिए, नोट इशू किसके लिए करता है, पब्लिक के लिए, ऐसे भी याद रख लेना। अजर्सन्स रीजन क्वेश्चन भी आते हैं आजकल पेपर में, ठीक है, इनको बड़े ध्यान से करना होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जितनी भी होती हैं बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के लिए की जाती हैं, गलत, ये तो गवर्नमेंट से फंड लेने के लिए की जाती है, तो ए गलत है, तो डी है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डू नॉट अंडरटेक रिस्की वेंचर ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक ओवर क्वेश्चंस एंड कंजर्वेटिव अप्रोच, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक होते हैं नौकरशाही, कि आप अपने मालिक की ही मानते रहते हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, पार्लियामेंट की ही चलाती रहती है, ठीक है, पार्लियामेंट से ही बिल पास करवा के ग्रांट लेती है और उनकी इंटरफेरेंस से काम करती है। ओवर क्वेश्चंस एंड कंजर्वेशन अप्रोच, तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच चलती है, कंजर्वेटिव अप्रोच चलती है, ठीक है। कंजर्वेटिव मतलब लिमिटेड लोगों की ही सोच चलेगी, तो पार्लियामेंट के पर्सन्स की ही चलेगी, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे ए बिल्कुल गलत हो और आर ठीक हो, तो ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ग्लोबल एंटरप्राइज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल कंपनी, जब भी बात ग्लोबल की आएगी, ग्लोबल होता है ये पूरा वर्ल्ड जहाँ पे बहुत सारी कंट्री जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमी है, बिल्कुल ठीक बात है, एमएनसी भी बोल सकते हो आप इसे। ग्लोबल एंटरप्राइजेज आर ह्यूज इन साइज, बड़े साइज की होती है, डील इन लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करती है। हैव नेटवर्क ऑपरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फैली होती है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ए असर्शंस आर रीजन आर ट्रू और आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बिल्कुल ठीक बात है, जब दोनों बातें एक जैसी हों तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तब सुटेबल की जाती है जब नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हो। क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। नेशनल सिक्योरिटी की बात आई, जैसे रेलवे की सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, और उसके साथ साथ एटॉमिक बम की हो गई, एटॉमिक पावर गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों की सिक्योरिटी के लिए देश की बात आती है, तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सुटेबल है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टैब्लिश अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई एक्ट मैंने बताया आपको, नहीं, कोई एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई है, ठीक है, तो ये गलत है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना जहाँ पे ए तो ठीक हो और आर गलत हो, तो ऐसा ऑप्शन का है सी, आर ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल क्रिएट नंबरस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन होस्ट कंट्री, पहले तो होस्ट कंट्री क्या होती है, दो चीज़ें याद रखना, होम कंट्री जहाँ की कंट्री है, जहाँ उसका ऑफिस है, जहाँ से वो मैनेज कर रही है, ठीक है, जहाँ बिजनेस को, वो है होम कंट्री, और जहाँ पे फैला हुआ दूसरी विदेश में जाके सामान बेच रही है तो वो होती है होस्ट कंट्री, ठीक है, दूसरे देश में आप जाके बेच रहे हो। तो कह रहा है कि जब आप ऐसा करते हो, जब मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हो, यानी कई देशों में जाके सामान बेच रहे हो, तो क्या ऐसे लोगों को काम देते हो, तो इससे भाई काम तो बढ़ेगा ही, लोगों को काम मिलेगा। दूसरे देश में रखोगे तो वहाँ मजदूर वहीं के तो रख लोगे, तो लोगों को काम तो मिलता ही है, ठीक बात है। मल्टीनेशनल्स मेक्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स विच लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ होस्ट कंट्री, जब एमएनसी काम करती हैं तो एफडीआई होता है कि विदेशी लोग, ठीक है, विदेशी लोग आपके देश में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इससे आपके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो क्या ये होस्ट कंट्री का भी होता है, तो ये भी बिल्कुल बात ठीक है, जहाँ भी आप कंपनी चला रहे हो, ठीक है, होस्ट कंट्री में भी अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है और वहाँ भी आप दूसरे लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि इस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हो, तो इससे बेनिफिट तो होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है, पर ना दोनों एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, यहाँ बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट की और यहाँ बात हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, दोनों चीज़ें एक नहीं है, तो इसीलिए बी राइट आंसर हो जाएगा कि आर ना इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं कर रहा है। यहाँ होता कि कितने नंबर ऑफ पीपल को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यही सब बातें आगे बढ़ा दी जाती तो ये हो जाता, पर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं लेकिन है ठीक, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। देयर इज अ नीड फॉर सेपरेट लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी,
कंपनी बनाने के लिए अलग से एक सेपरेट लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ती है, नहीं होता। ठीक है, तो ए तो आपका गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी कैन बी स्टैब्लिश बाय फुलफिल रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन कंपनी एक्ट। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी जब स्टैब्लिश करोगे तो कंपनी एक्ट का जो भी है, इंडियन कंपनी एक्ट के जो रूल्स हैं, रिक्वायरमेंट हैं, जरूरत है, उनको तो पूरा करोगे, ये ठीक है। ए गलत और आर सही, ऐसा ऑप्शन कहाँ है? डी देखिए, ए फॉल्स और आर सही है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन इज यूजली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस। जो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है वो इंडिपेंडेंट फाइनेंस होती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, स्टैच्यूटरी मतलब किसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपने कोई कंपनी बना ली और उसमें आपने अपना पैसा लगाया है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, द रेवेन्यू अर्न बाय स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट एज इट गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी। लेकिन जब आप पैसा वहाँ से कमाते हो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन के थ्रू, ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टली जा रहा है, यानी वहाँ पे सिर्फ आप ट्रेजरी बिल ही इशू कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे आप कमर्शियल बिल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हो, तो ये फिक्स तो नहीं है। तो ये आर तो हो जाएगा आपका गलत और ए सही, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड। खर्चों को कहाँ आप रिकॉर्ड करोगे? पेमेंट साइड में दिखाओगे, जहाँ पेमेंट हो रही है यानी आप खर्चा कर रहे हो, पैसा जा रहा वहीं तो दिखाओगे, या ऑन बीन इंकर्ड इनकम, या इनकम की तरफ दिखाओगे? खर्चे की बात आएगी तो हमेशा पेमेंट साइड दिखाओगे, पहला का राइट आंसर हो जाएगा। अंडर द अक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। अक्रूरल होता है जब इन चीज़ों को आप अर्न करते हो, कमाने वाली बात आ रही है। ठीक है, आपने कमा तो लिया, अक्रूरल बेसिस मतलब कमा लिया लेकिन पैसा मिला नहीं है, उधार है, यानी आपको पेमेंट हुई नहीं, तो ऐसे खर्चों को आप कहाँ दिखाओगे? पेमेंट जब हुई नहीं है तो पेमेंट में कैसे दिखा दोगे? नहीं हुई तो ऑन बीन इंकर्ड, ऑन बीन इंकर्ड है कि आपने पैसा अक्रूड अर्न कर लिया है। ठीक है, अक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट गिव अ ट्रू और फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, कि ऐसा फेयर आपको बताता नहीं है कि कितना प्रॉफिट हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन क्या, बैलेंस शीट क्या, ऐसा तो नहीं होता। गिव अ ट्रू और फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंस पोजीशन, देखिए जब आपने ऐसी चीज़ों का भी हिसाब किताब रखा जहाँ आपने कमा लिया पर मिला नहीं है, लेकिन कमाया तो है तो मिलेगा भी, तो ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रू और फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बताती है कितना प्रॉफिट है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तो बी आपका राइट आंसर। अक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है। अक्रूरल इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, बोथ ए और बी। तो देखिए जब भी बात आएगी अक्रूरल बेसिस अजप्शन की, अक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज कैसे होते हैं? या तो आपने आउटस्टैंडिंग कर लिया, आउटस्टैंडिंग मतलब कि ना आपने, मुझे किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है, रेंट देना है, तो मैंने ना रेंट दिया नहीं है, जनवरी का रेंट देना और फरवरी भी आ गई है, ना मैंने जनवरी का दिया ना मैंने फरवरी का, तो ऐसी चीज़ क्या हो जाएगी? जो चीज़ मुझे देनी है, ड्यू है, ड्यू तो क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होता है जब मैंने एडवांस में दे दिया, मान लो मेरे को जनवरी में ही फेब का एडवांस दे रखा रेंट, तो इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अक्रूरल बेसिस में जितना भी ड्यू रखो, प्रीपेड रखो, एडवांस में दे दो, सब आता है। एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी सही बात है, चाहे खर्चा हो चाहे एडवांस में मिला हो पैसा, ये सब आ जाएगा, तो दोनों ही आ जाएंगे आपके। अंडर अक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है? बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड, ओनली क्रेडिट में बोथ आ जाती है, चाहे आपने कैश में की हो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, तो दोनों ही रिकॉर्ड हो जाती है, वही तो अक्रूरल बेस होता है। ठीक है, अगर कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो कैश बेसिस अकाउंटिंग होगी, अक्रूरल थोड़ी होगी। ओनली क्रेडिट करोगे तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगी, तो इसीलिए ए आपका राइट आंसर है। अक्रूरल बेसिस में यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं? क्रेडिट सोच लेते हैं, क्रेडिट नहीं है, चाहे कैश एडवांस में अगर आपको कैश मिल गया, एडवांस ही तो आती है, कैश इन एडवांस मिला है तो कैश तो मिला है ना आपको, तो कैश तो आया है। ठीक है, और अगर आपने किसी का पैसा ड्यू कर दिया, रख लिया है, दिया नहीं है तो उधार कर दिया, तो दोनों ट्रांजेक्शन आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? इक्वेशन दी है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताने कौन सी करेक्ट है। असेट्स प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, असेट्स प्लस लायबिलिटी क्या करेक्ट है? नहीं। असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, असेट्स माइनस लायबिलिटी कैपिटल के बराबर होती है। असेट्स प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ये गलत है, नन ऑफ दिस। तो याद कैसे रखोगे आप? या तो आप ऐसे याद रखना, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, इसी से बना लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है
ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करके देख लो एसेट्स किसके बराबर होनी चाहिए। एसेट्स में से अगर आप लायबिलिटी घटा दो, यहाँ ये लायबिलिटी घटा दो तो कैपिटल के बराबर आना चाहिए अमाउंट। यानी 7,85,000 में से 1,25,000 घटा के देखना। 7,85,000 में से 1,25,000 जरा लेस करके देखो। 0 0, यहाँ पे भी 0, 6 और यहाँ पे भी 6, 6,60,000। तो 6,60,000 आ रहा है, तो ये राइट आंसर है। बाकी ये देखना घटा के 8,20 में से 2,80 अगर गए तो 11 लाख हो सकते हैं क्या? ये तो जोड़ दिया तो ये नहीं हो सकता। 9,55,000 में से 1,15,000 घटा के देखना, 820 नहीं आएगा। इसमें से ये घटा के देखो, ये नहीं आएगा। तो बचा क्या? ये राइट आंसर हो गया। अमाउंट विदड्रॉन बाय प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है? मालिक, ओनर। जो ओनर है बिजनेस का, मालिक है, उसने पैसा विदड्रॉ कर लिया। विदड्रॉ मतलब निकाल लिया। पैसा जब निकालेंगे पर्सनल यूज़ के लिए है तो पर्सनल यूज़ को ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, पूछा कि कैश एंड कैपिटल क्या हुआ। पूछ रहा है जब आप पैसा बाहर निकालोगे, देखो यहाँ आपका तिजोरी में पैसा रखा है, ये सारा पैसा भरा पड़ा है, इसमें से कुछ पैसा निकालोगे तो पैसा कितना रह जाएगा? कम रह जाएगा ना। इतना पैसा आपने निकाल लिया तो यही तो बचा, तो कम हो गया। सीधी सी बात है, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए निकालो, किसी चीज़ के लिए निकालो, पैसा तो बाहर निकल गया ना। ऐसे समझ लो गुल्लक में से थोड़े से पैसे निकाले तो गुल्लक में तो पैसे कम हो जाएंगे, तो डिक्रीज होगी। कैपिटल कितनी बची? डिक्रीज। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ तो सकती नहीं, कहीं से आप पैसे निकालोगे सेविंग में से आपने या गुल्लक में से, चेंज नोट चेंज भी नहीं होगी, निकालोगे तो कम तो होगी, बस डिक्रीज। विच अकाउंटिंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग? कौन सी इनकरेक्ट है? लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। रॉन्ग क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एसेट्स किसके बराबर होती है? अभी मैंने बताया लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। दोनों लायबिलिटी और कैपिटल जब जोड़ते हैं तो वो एसेट्स के बराबर आते हैं। तो रॉन्ग पूछा है, यही रॉन्ग है, बी। फॉर्मूला याद है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ठीक होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। लायबिलिटी ऑफ द फर्म 3,000 लायबिलिटी दी है आपकी और प्रोपराइटर का कैपिटल दी है 7 लाख रुपए। पूछा असेट्स कितनी है, तो लायबिलिटी 7,000 जमा में 3,000 ऐड कर दो। क्यों? फॉर्मूला कहता है असेट्स निकालने, तो ये असेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी कितनी है आपकी? लायबिलिटी भैया आपके पास 3,000 है, कह रहा है कि लायबिलिटी में आप उसकी कैपिटल ऐड कर दो। कैपिटल 7,000 दी है तो 3 जमा 7 कितना हो गया? 10,000 हो गया। असेट्स कितनी आ जाएगी? 10,000, राइट आंसर का क्वेश्चन KVS में भी देखो आया हुआ है। एक्स कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013 को एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें पैसा लगाया 6 लाख रुपए। ऑन 31 मार्च 2014 असेट्स थी उसकी 8 लाख की, लाख रुपए की। पूछ रहा क्लोजिंग कैपिटल क्या है। तो जब आपको ये बात पता है कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल, ठीक है, और अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो असेट्स माइनस लायबिलिटी, ये फॉर्मूला तो आपने बना ही लिया। ठीक है, अब असेट्स कितनी दी हुई है? 8 लाख की, लायबिलिटी 50,000 की, तो 8 लाख में से जरा 50,000 घटाओ, कितना आ जाएगा? 7.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 7.5 लाख रुपए आंसर मैच हो गया। अब कहोगे मैडम ये क्यों दिया हुआ है? तो भैया ओपनिंग कैपिटल है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई रोल यहाँ था ही नहीं। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल है 1 मार्च की, पूछ रहा है क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च की। परचेज ऑफ मशीन बाय कैश मीन्स आप मशीन खरीद के लाए हो, परचेज करके लाए हो, वो भी कैश में, तो इसका मतलब क्या है? डिक्रीज इन असेट्स। मशीन आई है तो इंक्रीज होगी ना, मशीन कोई चीज आई है, आएगी तो इंक्रीज हो गई, असेट्स जाएगी तो डिक्रीज होती है। तो परचेज खरीद के लाए तो इंक्रीज हो गई। कह रहा है कि कैश मीन्स, अब कैश गया है तो कैश आपका एक करंट असेट्स होती है, जो आपके हाथ से गया तो डिक्रीज इन असेट्स, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाने से लायबिलिटी तो घटेगी नहीं, लायबिलिटी नहीं घटेगी, और कैश जाने से कैपिटल भी नहीं बढ़ेगा। तो ठीक है, और इस तरह से भी आप देख सकते हो, बी राइट आंसर। पेमेंट टू अ क्रेडिटर्स मीन्स किसी क्रेडिटर यानी जिससे आपने माल उधार लिया है, सप्लायर ने आपको माल उधार दिया, उसको आपने पेमेंट कर दी, तो क्या कर दिया आपने? अपनी जिम्मेदारी को खत्म कर दिया, लायबिलिटी जो थी वो कम कर दी। ठीक है, अब जब आपने पैसा दे दिया तो उससे आपका कैश भी गया तो असेट्स भी कम होगी, करंट असेट्स होता है कैश, तो डिक्रीज इन असेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ देखिए डिक्रीज इन असेट्स लायबिलिटी, ये भी ऑप्शन ठीक हो सकता था, लेकिन इंक्रीज इन असेट्स तो नहीं बढ़ेगी। जब पैसा जा रहा है आपका तो असेट्स है वो करंट असेट्स है, तो वो तो कम ही होगा, बढ़ेगा थोड़ी, तो ये नहीं हो सकता। डिक्रीज इन असेट्स के साथ इंक्रीज लायबिलिटी, पैसा जब आप किसी को दे रहे हो तो लायबिलिटी नहीं इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ये गलत है। यहाँ कह रहा है इंक्रीज इन असेट्स,
कैश बढ़ाएगा नहीं और ना ही लायबिलिटी बढ़ी, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। डिक्रीज इन असेट्स, कैश जाने से असेट्स भी कम हो रही है क्योंकि करंट असेट्स है कैश, ये आपको पता होना चाहिए। फिक्स असेट्स होती है मशीन वगैरह और कैश आपका करंट असेट्स है, कैश के साथ डेटर्स वगैरह भी। डिक्रीज इन लायबिलिटी, और जब किसी को पैसे दे दोगे तो लायबिलिटी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। बी राइट ऑप्शन होगा। द मैनेजिंग कमेटी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर जनरली नॉट प्रोफेशनल इक्विप्ड टू हैंडल द मैनेजमेंट फंक्शंस इफेक्टिवली। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं मैनेजिंग कमेटी के, वो जो चुने जाते हैं नॉट प्रोफेशनल इक्विप्ड, वो कोई प्रोफेशनल नहीं होते हैं जो मैनेजमेंट को हैंडल करेंगे इफेक्टिवली। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, सोशल वेलफेयर के लिए कमेटी बना ली जाती है जो कि सस्ते में चीज़ों को खरीद के बल्क को खरीद लेती है होलसेलर से और फिर आसपास अपने कंज्यूमर को सस्ती कीमत पर दे देती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो कोई प्रोफेशनली तो होते नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर अनेबल टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी अनेबल होती है एक्सपर्ट्स को हायर करने में, क्यों? क्योंकि वो हायर सैलरी नहीं देना चाहती, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट्स ठीक है। और जो आर है रीज़न, वो असर्टन का से रिलेट है, ठीक है। तो यानी जो सेकंड वाली बात है वो पहले से रिलेट है। तो ऑप्शन ए देखिए, बोथ आर, ए और आर ट्रू, और ये से एक्सप्लेनेशन भी ठीक है।